हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे पावर फैक्टर के बारे में। राइट, पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कौन कौन से इसके लिए अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डीसी परिपथ के लिए क्या होता है, एसी परिपथ के लिए क्या होता है। तो ये सारे कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो आज के इस वीडियो में अपन समझेंगे। तो फर्स्ट है देखो, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर डिफाइन कैसे करते हैं, इसको परिभाषित कैसे करते हैं अपन। पावर फैक्टर किसी परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के मध्य के कोण, किसी परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के मध्य के कोण, वोल्टेज और धारा के मध्य के कोण को अपन यहाँ पे फाइव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? फाइव के कोण की कोज्या, कोज्या मतलब कोसाइन अर्थात कोस फाइव, कोज्या मतलब कोस फाइव को पावर फैक्टर कहा जाता है। अतः अपन बोल सकते हैं दोस्तों कि पावर फैक्टर जो है वो क्या होता है, कोस फाइव। यहाँ पे फाइव क्या है, वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण, यानी कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में पावर फैक्टर क्या हुआ, कोस फाइव। पावर फैक्टर क्या हुआ, कोस फाइव। और फाइव क्या है, फाइव क्या है, वोल्टेज व धारा के मध्य का कोण, फाइव क्या है, वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण, वोल्टेज और धारा के मध्य का कोण है फाइव। तो फाइव के यदि अपन कोस लगा दें तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, एक तो सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है। उसके बाद में देखो दोस्तों, अथवा एक डेफिनेशन जो है इसकी और होती है कि वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को अपन पावर फैक्टर बोलते हैं। अथवा वास्तविक शक्ति होती है दोस्तों वी आई कोस फाइव, व या फिर तथा आभासी शक्ति को अपन एपेरेंट पावर भी बोलते हैं। एपेरेंट पावर, APPA, एपेरेंट पावर है। और ये होती है VI। एपेरेंट पावर क्या होती है, VI के अनुपात को शक्ति गुणांक कहा जाता है। शक्ति गुणांक कहा जाता है। वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को क्या कहते हैं अपन, पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर, अतः अपन लिख सकते हैं दोस्तों कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। तो वास्तविक शक्ति क्या होती है, VI कोस फाइव, और आभासी शक्ति क्या होती है, VI से VI मर गया तो क्या बचा, कोस फाइव। तो वही फॉर्मूला आ गया वापस फिर से, यानी कि पावर फैक्टर क्या हुआ, पावर फैक्टर V बराबर पावर फैक्टर कोस फाइव, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस फाइव। तो इस प्रकार अपन दो डेफिनेशन होती है इसकी, किसी परिपथ में वोल्टेज व धारा के मध्य के कोण की कोज्या को, वोल्टेज व धारा के मध्य के कोण की कोज्या को अपन क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। या फिर अपन बोल सकते हैं वास्तविक शक्ति तथा आभासी शक्ति के अनुपात को भी अपन क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, कोस फाइव। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक डेफिनेशन और होती है, पहले ही उतारो उसके बाद अपन देखते हैं इसकी थर्ड डेफिनेशन क्या होती है। इसके अलावा दोस्तों एक थर्ड डेफिनेशन और होती है पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर तीसरी परिभाषा है ये पावर फैक्टर की, क्या होती है कि किसी ऐसी परिपथ के प्रतिरोध R तथा उसके इम्पीडेंस के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं दोस्तों। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है पावर फैक्टर की कि किसी ऐसी परिपथ के प्रतिरोध तथा उसके इम्पीडेंस Z के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। यानी कि पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या हुआ, प्रतिरोध बटे
इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को अपन प्रतिबाधा भी बोलते हैं, इम्पीडेंस या फिर अपन इसको प्रतिबाधा भी बोलते हैं, प्रतिबाधा, राइट। तो कोस फाई पावर फैक्टर मतलब कोस फाई, प्रतिरोध मतलब आर बटा जेड, आर अपॉन जेड। तो कोस फाई का ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। पावर फैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होगा, कोस फाई। देखो कोस फाई खुद अपने आप में, जब अपन को फाई की वैल्यू पता हो तब अपन कोस फाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति वाला पता हो तो अपन कोस फाई इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और जब अपन को कोई ऐसी परिपथ दिया हुआ हो जिसके अंदर रेसिस्टेंस प्रतिरोध हो और इम्पीडेंस की वैल्यू पता हो अपन को, तो अपन कोस फाई इज इक्वल टू आर बटे जेड अप्लाई करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से पावर फैक्टर जो है वो ज्ञात करने के लिए तीन डेफिनेशंस होती है। फर्स्ट वाली अपन ने देखा कि वोल्टेज और धारा के मध्य जो कोण है, वोल्टेज और धारा के मध्य कोण है उसकी कोज्या, मध्य के कोण की कोज्या, कोस फाई को अपन क्या बोले, पावर फैक्टर बोले, पावर फैक्टर बराबर कोस फाई। सेकंड डेफिनेशन देखिए अपन ने कि वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति के अनुपात को भी अपन क्या बोले, पावर फैक्टर बोले। यानी पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोस फाई इज इक्वल टू वी आई कोस फाई बटे वी आई। वास्तविक शक्ति क्या होती है, वी आई कोस फाई, ये भी याद रखोगे हमेशा। वास्तविक शक्ति जो है जिसे एक्टिव पावर भी बोलते हैं अपन, सक्रिय शक्ति भी बोलते हैं। एक्टिव पावर जो है, वास्तविक शक्ति रियल पावर भी बोलते हैं अपन उसे। रियल पावर जो है वो होती है P बराबर वी आई कोस फाई, और अपेरेंट पावर जो है वो वी आई होती है, ठीक है। तो वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ये सेकंड डेफिनेशन थी पावर फैक्टर की। और थर्ड डेफिनेशन होती है दोस्तों, किसी ऐसी परिपथ में प्रतिरोध तथा उसके इंपीडेंस, प्रतिरोध तथा उसके इंपीडेंस, प्रतिरोध तथा उसके इंपीडेंस के अनुपात को भी अपन क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। उतारो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कुछ नोट पॉइंट पावर फैक्टर से संबंधित। तो फर्स्ट है देखो, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की कोई इकाई नहीं होती, इसका कोई मात्रक नहीं होता है दोस्तों। पावर फैक्टर की कोई इकाई, इकाई मतलब मात्रक, यूनिट, ये यूनिट लेस होता है, मात्रक, इकाई नहीं होती है, ठीक है। सेकंड देखो, पावर फैक्टर का मान 0 से 1 तक हो सकता है, 0 से 1 तक हो सकता है, 0 से 1 तक हो सकता है। पावर फैक्टर का मान ऐसा नहीं है कि 2 कभी पावर फैक्टर का मान नहीं होगा, 1.5 भी नहीं होगा, 1.1 भी नहीं होगा, माइनस में कुछ नहीं होगा। पावर फैक्टर का मान जो है वो हमेशा 0 से 1 के मध्य ही आएगा, राइट। थर्ड देखो, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है, 1 होता है। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। नेक्स्ट देखो, डीसी परिपथ का पावर फैक्टर 1 होता है। कोई भी डीसी परिपथ है उसके लिए पावर फैक्टर का मान कितना होता है, 1। नेक्स्ट देखो, शुद्ध इंडक्टिव या शुद्ध कैपेसिटिव, शुद्ध इंडक्टिव या फिर शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का पावर फैक्टर 0 होता है, 0 होता है। शुद्ध इंडक्टिव हो या फिर शुद्ध कैपेसिटी हो उसके लिए भी पावर फैक्टर कितना होता है, 0 होता है। इसके लिए कितना होता है, 0।
यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी के लिए 1 होता है, डीसी परिपथ के लिए भी क्या होता है, पावर फैक्टर जो है वो इकाई होता है, इकाई पावर फैक्टर। और शुद्ध इंडक्टिव है या फिर शुद्ध कैपेसिटिव है उसके लिए 0 होता है, 0, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये जो शक्ति गुणांक है, जो पावर फैक्टर है, इसका अपने सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसका अपने सिस्टम में क्या प्रभाव पड़ता है। एक न्यून शक्ति गुणांक हो तो क्या प्रभाव पड़ता है, एक अच्छा शक्ति गुणांक हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलो देखो दोस्तों, लो पावर फैक्टर, न्यून शक्ति गुणांक के कारण सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि जो अपना सिस्टम है, जो पावर सप्लाई सिस्टम है, उसके अंदर जो शक्ति गुणांक है वो न्यून क्यों होता है, कम क्यों हो जाता है। तो देखो दोस्तों, कोई भी एसी परिपथ है, अपने जनरली क्या है, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ है, तो एसी परिपथ में प्रेरण मोटर, इंडक्शन मोटर है, प्रेरण मोटर, ट्रांसफॉर्मर, चोक इत्यादि इंडक्टिव भार के कारण शक्ति गुणांक न्यून हो जाता है। किसके कारण होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रखो, इंडक्टिव भार के कारण। अब आपको पता है इंडक्टिव भार क्या होता है, जिसके अंदर कुंडली हो, जैसे मान लो अपना पंखा है, अपना छत का पंखा है, उसके अंदर क्या है, कुंडलन है। अपनी कोई भी मोटर है उसके अंदर क्या है, कुंडलन है, वाइंडिंग की हुई है। तो जिसके अंदर वाइंडिंग की हुई है वो क्या है, इंडक्टिव भार है, क्योंकि इंडक्टर कुंडली बन गई ना वहां पे, तो वो क्या हो गया, इंडक्टिव भार। तो इंडक्टिव भार जो भी है उसके कारण क्या होता है, शक्ति गुणांक कम हो जाता है। तो इंडक्टिव भार क्या, कौन सा होता है, जैसे अपने ट्यूबलाइट्स वगैरह है उसके अंदर चोक लगा हुआ है, वो क्या है, एक इंडक्टर ही है, तो उसके कारण भी क्या होता है, पावर फैक्टर न्यून हो जाता है। पंखे के कारण जो मोटरें हैं, जितनी भी मोटरें हैं, अपनी जो सबमर्सिबल मोटर्स जो होती है, या कूलर, पंखा वगैरह, ये सभी मोटर्स जो है वो पावर फैक्टर को कम करती है। उसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर है वो भी एक इंडक्टिव भार है, उसकी वजह से भी क्या होता है, पावर फैक्टर न्यून हो जाता है। अब देखो दोस्तों कि पावर फैक्टर ठीक है न्यून हो गया, अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका अपने सिस्टम पे एक तरीके से नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन से प्रभाव इसके कारण जो है अपने सिस्टम पे पड़ते हैं, देखो, लो पावर फैक्टर के प्रभाव। लो पावर फैक्टर के कारण क्या होता है, लाइन धारा का मान बढ़ जाता है दोस्तों। देखो ध्यान से समझना, यदि लो पावर फैक्टर होगा तो लाइन धारा का मान बढ़ जाएगा। जो लाइनें आ रही है अपनी ट्रांसमिशन लाइंस, उनमें धारा का मान बढ़ जाएगा। अब आपको पता है दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइंस में यदि धारा का मान बढ़ेगा तो लाइन सतियां भी बढ़ेगी, लाइन सतियां बढ़ जाती है, जिससे जिससे क्या होता है, लाइन सतियां अधिक होने लगती है। अब आप बताओ दोस्तों, लाइन सतियां यदि अधिक हो जाएगी तो लाइन की दक्षता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लाइन की दक्षता कम हो जाती है। लाइन धारा बढ़ेगी, लाइन धारा बढ़ेगी तो जो लाइन लॉसेज है, लाइन सतियां है वो बढ़ेंगे, लाइन सतियां बढ़ेगी तो लाइन की दक्षता वो है वो कम हो जाएगी। लाइन दक्षता कम हो गई मतलब वोल्टेज रेगुलेशन अधिक हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन अधिक होने का मतलब है दोस्तों कि अपन को सेंड किया गया, अपन को भेजा गया, मान लो जैसे 230 वोल्टेज, ठीक है, और अपन को मिल रहा है 200 वोल्टेज ही, तो बहुत कम वोल्टेज मिलेगा। ये वोल्टेज में अंतर जो है, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन अधिक हो जाता है। अधिक होने का मतलब जो लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, उसकी वजह से जितना वोल्टेज अपन को सप्लाई करेंगे उतना अपन को मिलेगा नहीं, यानी कम वोल्टेज मिलेगा। इसे कहेंगे अपन वोल्टेज रेगुलेशन अधिक हो जाता है। तो ये भी किसके कारण होगा, लो पावर फैक्टर के कारण। यानी कि एक तरीके से ये काफी नेगेटिव इफेक्ट जो है लो पावर फैक्टर के कारण पड़ते हैं। इसी वजह से अपन क्या करते हैं, लो पावर फैक्टर को हमेशा सुधारा जाता है। तो देखो, लो पावर फैक्टर को सुधारने के उपाय। लो पावर फैक्टर जो हो गया, ठीक है, इंडक्टिव भार के कारण क्या हो गया, लो पावर फैक्टर। अब उसको अपन सुधारने के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटर, संधारित्र द्वारा, संधारित्र जिनको अपन कैपेसिटर बैंक भी बोलते हैं। कैपेसिटर बैंक जो है वो जैसे कोई भी सब स्टेशन है, ठीक है, कोई भी वितरण केंद्र है, वहां पे क्या होता है, जैसे लाइन स्टार्ट होती है, ट्रांसमिशन लाइन, वहां से वितरण लाइन जो स्टार्ट होती है, वितरण लाइन के स्टार्टिंग में, उसके प्रारंभ में जो है अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। या फिर कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री है, उसके अंदर उस लोड से पहले, जैसे इंडस्ट्री है, मान लो बहुत सारी मोटरें लगी हुई है, उन मोटरों से तुरंत पहले अपन क्या करते हैं, कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, पावर फैक्टर सुधर जाता है, थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। उसके अलावा सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, एक तरीके की सिंक्रोनस मोटर होती है, जिसे अपन हाईली एक्साइटेड स्टेट और नो लोड की कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। ये एक तरीके की सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, सिंक्रोनस मोटर है,
जिसे अपन बिना भार के उच्च उत्तेजन अवस्था में चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं और लाइन के समांतर में जोड़ देते हैं, तो वो क्या करती है, कंडेंसर, मतलब एक तरीके से कैपेसिटर की तरह ही व्यवहार दर्शाती है। तो इस प्रकार जो है अपन कैपेसिटर या फिर सिंक्रोनस कंडेंसर द्वारा जो है पावर फैक्टर को सुधारते हैं, जिससे क्या होता है, अपने जो सिस्टम है, अपना जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, उसकी एफिशिएंसी वापस फिर से सुधर जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।